दे आस्क्ड माय पेरेंट्स कि भाई आप एक एफिडेविट में साइन करके दो कि यदि रोहित प्री बोर्ड एग्जाम्स में पास नहीं होता तो आप स्कूल को फोर्स नहीं करोगे कि वो बोर्ड एग्जाम में बैठे। मैं यदि 10th क्लास के बाद यदि फरुखाबाद में रहता तो शायद मेरे पास एक जेब में बंदूक होती और मैं आवारागर्दी कर रहा होता। तो डॉक्टर कलाम ने मुझे देखा, मैं तो भाई बीटेक का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, शर्ट भी पसीने से लथपथ कि अब रोड किया चलो 10 लाख रुपये मैं अपना थोड़ा सा EMI भी छुपा दूंगा, एम्प्लॉय सैलरी दूंगा, लखनऊ में जाके किराए पे घर ले लूंगा बांध के कि भाई ये फेल होऊंगा ना शायद मैं भाग जाऊंगा घर से एंड आई विल नॉट टेल एनीवन अबाउट योरसेल्फ। देश इतना पैसा करोड़ रुपए तुम्हें इन्वेस्ट कर रही है एंड तुम्हें बस मास अपने ये कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर लो। बायजू की जो कहानी हुई फेल की एंड ऑल, उस पे आपका क्या व्यू है? सो बायजू हैड मेड क्या ये स्कैम भी है कुछ, या कह सके ही मेड मल्टीपल मिस्टेक्स। एक जो सुनने में आता है कि जैसे स्टार्टअप के फाउंडर्स पैसा जब उठाते हैं एंजल इन्वेस्टर से तो बहुत फर्जी बिलिंग टाइप होती है। 100 रुपये कमाने के लिए वो 400 रुपये का खर्चा कर रहे थे। सो दैट्स द डिफरेंस एंड यही रीज़न है कि पिछले 2 साल में 90% ऑफ स्टार्टअप्स वुड शट डाउन। जैसे मेरी 10-11 महीने की बेटी है, अब मुझसे ये बोलोगी आपकी मेरी बेटी जीनियस है और मैं उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कोर्स नहीं लिया, तो अब मेरी इमोशंस को आप टच कर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए आज पॉडकास्ट में एक हमारे यूपी लखनऊ से ही गेस्ट आए हैं जो एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं और जीरो से हीरो बनाया है। नाम है रोहित मांगलिक जी और इन्होंने एडू गुरिल्ला स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाया है। तो आज सिर्फ इनकी जर्नी ही नहीं समझेंगे, स्टार्टअप अगर आप शुरू करना चाहते हैं आप उसको समझ सकते हैं, या अगर आप स्टार्टअप चला रहे हैं तो क्या बेहतर कर सकते हैं, या स्टार्टअप की इंडस्ट्री में क्या बहुत बड़ा स्कैम या क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है, चाहे वो पैसे देने वाले हों या पैसे लेने वाले हों वो कर रहे हैं। यानी बहुत सारी अनसुनी बातें होंगी और आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहा है दुबई जाने का। तो ऐसी अनगिनत कहानियों को लेने की कोशिश करेंगे जो आपको एक रियल विजन देगा, क्योंकि रियल विजन तभी मिलता है जो इंसान खुद कर रहा हो और खुद करते हुए आपको एक दे सके। तो हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे। हेलो मुकुल। तो कैसे हैं आप? ऑल वेल। तो सर हम तो चाहेंगे कि किस तरीके से आपने क्योंकि आप फरुखाबाद से थे, मेरी टीम ने मुझे बताया है, तो फरुखाबाद मैं जानता हूँ बहुत छोटी सी जगह है, तो फरुखाबाद से आज ये जो जर्नी हुई है और आपने इसको सक्सेसफुल क्या कैसे है? श्योर, तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। सो बेसिकली आई वाज बोर्न इन लखनऊ। तो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, ही वाज अ डॉक्टर, तो उनमें गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल जॉब होती है। तो जब मैं KG2 में था तब उनका ट्रांसफर फरुखाबाद में हो गया। तो मैं स्कूलिंग टिल 10th आई वाज इन फरुखाबाद, KG2 से लेकर। तो जब मैं 6th-7th क्लास में था तो सिंस फरुखाबाद में वो एजुकेशन इकोसिस्टम नहीं था तो आई वाज नॉट एक्सपोज्ड टू दैट हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ओवर देयर। मैं तो बल्कि इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द बैक बेंचर्स इन द स्कूल। क्लास में लास्ट सीट पे बैठता था, पढ़ाई नहीं करता था। इनफैक्ट यदि क्लास में 50 बच्चे होते थे तो मैं शायद 49th या 50th रैंक पे आता था। तो एक ऐसे ही वाक़या है, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास मेरे पेरेंट्स ने को मेरे प्रिंसिपल ने बुलाया एंड दे आस्क्ड माय पेरेंट्स कि भाई आप एक एफिडेविट में साइन करके दो कि यदि रोहित प्री बोर्ड एग्जाम्स में पास नहीं होता तो आप स्कूल को फोर्स नहीं करोगे कि वो बोर्ड एग्जाम में बैठे। अच्छा। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तो वहाँ पे पहले मेरे प्रिंसिपल ने बहुत डांटा, मेरे पेरेंट्स ने बहुत डांटा, उनको भी बहुत शर्मिंदगी एहसास हुई कि भाई माय डैड स्टडीड फ्रॉम KGMC, ऑलमोस्ट एवरीवन इन माय फैमिली इज अ डॉक्टर। मेरे भैया स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर थे। तो मैं उस लाइक स्कूल में पास भी नहीं हो पा रहे हो, वो भी प्री बोर्ड में। तो मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। तो मैं जिस दिन घर आया तो मैं अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। मैंने कहा चलो पढ़ाई करते हैं। वो दिन में 12 बजे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद घर पे आया था। तो फिर मैं शाम को निकलता हूँ, मैं कहता मम्मी पैसे दो, मुझे बुक्स खरीद के लानी है, नोट्स की फोटोकॉपी करानी है। बस वो भी नहीं थी, बुक्स भी नहीं थी, नोट्स भी नहीं थे जिससे बैठे पढ़ सको। तो फिर 2-3 दिन तो भाई नोट्स इकट्ठे करने में, बुक्स इकट्ठा करने में टाइम लग गया। फिर उस समय ऑब्वियसली इतनी बेइज्जती महसूस हुई और कभी लाइफ में पढ़ाई की नहीं थी। तो वो जो ट्रिक्स होती है, टैक्टिक्स होती है ऑफ हाउ टू स्टडी फास्ट, हाउ टू स्टडी इन अ बेटर वे, वो सब कुछ आता नहीं था। तो मैं कहा चलो भाई पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। तो आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि क्या चाहिए आपको? अगर तो बस 60-70% ले आ, वो काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए स्कूल में। तो मैंने कहा ठीक है, इतना चाहिए ना, ठीक है।
70% अगर तुम मेरे को स्कूटी दिलवाओगे, लाइक हाँ चल तू जो कहे दिलवा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू दैट। तो मैंने फिर उस समय दिन में 12 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट किया। एंड फिर जब जिस दिन बोर्ड का एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आने वाला था, तो वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन आई कि 8 साढ़े 8 बजे रिजल्ट आएगा। तो मुझको रात में नींद नहीं आई कि भाई क्या करोगे। और हम लोग उस समय घर में फर्स्ट फ्लोर में आते थे, तो मैंने घर के बाहर एक चादर से टांग दिया था पूरा बांध के कि भाई ये फेल होऊंगा ना, चुपचाप मैं भाग जाऊंगा घर से, एंड आई विल नॉट टेल एनीवन। बचपन था तो पता भी नहीं था कि भाई क्या कर लिया, क्या करना है क्या है, बट डर था पेरेंट्स का, स्कूल का, बेइज्जती का कि भाई फेल हो गया तो कुछ नहीं बचा। सही बात है। तो उस दिन मैंने 5 बजे सुबह मैं ऐसे ही चेक करने लगा रिजल्ट, शायद आ गया हो पहले, एंड फॉर्चुनेटली उस समय रिजल्ट आ गया था। मैंने अपना रिजल्ट देखा, आई वाज लाइक यार ये मैं नहीं हो सकता। मैंने फिर से चेक किया, मुझे भरोसा नहीं हुआ। फिर तीसरी बार चेक किया, तो नाम देखा, नाम तो मैं ही दिख रहा है। फिर मैं मम्मी के पास गया, मम्मी सो रही थी उस समय। मम्मी मेरे रिजल्ट देख लो। तो मैंने कहा कितने आए? मैंने कहा इतने मार्क्स आए हैं। मम्मी उस लाइक पागल, इतने तुम्हारे थोड़े ना होंगे, देख फिर से चेक करके आओ। हाँ हम शायद सही कह रहे हो, मेरे नहीं होंगे। फिर मैं फिर से देखने गया, मम्मी यार रिजल्ट तो उतना ही दिखाई दे रहा है। उनका चलो मैं भी देखती हूँ। तो यू वोंट बिलीव कि आई गॉट फिफ्थ रैंक इन द क्लास एट द पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट माय लाइफ कि यार लगा कि कुछ तो कर सकते हो लाइफ में। इंसान को हिट लगता है तब ठोकर लगती है तो संभलता वाली बात है। तो उस समय फिर वो जब पता चला कि यार लगा कि कुछ तो कर सकते हो, इतना बुरा भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो IIT के लिए बैठते हैं। डॉक्टर्स वाला वैसे इंटरेस्ट नहीं था मुझको ज़्यादा। आई सीन डॉक्टर्स ऑल राउंड की भाई 30-35 साल तक से पढ़ाई करते हैं, एंड फिर जाके आप प्रैक्टिस जमाते हो, 40 साल के बाद एक्चुअली कमाना स्टार्ट करते हो। और इंजीनियर 40 साल तक रिटायरमेंट के लिए सोचने लगता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट मी गो टू कानपुर देन। तो कानपुर में 11th में गया, तो वहाँ पर दिन में 13-14 घंटे पढ़ाई करता था। एंड आफ्टर 1 year आई रियलाइज कि यहाँ पे शायद IIT में रैंक आ जाए मेरे पास, बट द रैंक वोंट बी गुड even after putting so much of effort. So in 12th I shifted to Kota. उससे बंसर क्लास से करके कोचिंग क्लास थी कोटा के अंदर, and that was considered the best in India. अब तो और भी काफ़ी कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, तो उस समय उनका काफ़ी नाम था। तो मैंने 12th में वहाँ पे एक लोकल स्कूल में एडमिशन लिया, एंड वहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया। तो कोटा में यूज्ड टू स्टडी फॉर 16 hours a day, एंड उसके बाद जब मैंने वहाँ पे जब पढ़ाई की एंड आई गॉट गुड रैंक इन IIT, फिर बट मुझको IT नहीं मिल रहा था, विच वॉज अ डिग्री ऑफ माई चॉइस, कोर्स ऑफ माई चॉइस। तो देन आई वेंट टू NIT सूरतगढ़, एंड वहाँ से मैंने IT डिपार्टमेंट में पढ़ाई स्टार्ट की। सो इन द फर्स्ट ईयर आई हैड सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स IT कि भाई कुछ तो सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ तो IT में करना है। तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर द कॉलेज। तो सेकंड ईयर में आई गॉट अ पर्सनल रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ माई कॉलेज। तो वो पर्सनल रिकमेंडेशन लेटर लेके आई गॉट इंटर्नशिप इन IIM अहमदाबाद विद प्रोफेसर अनिल गुप्ता। तो मैं जैसे प्रोफेसर अनिल गुप्ता के साथ इंटर्नशिप कर रहा था, तो क्या हुआ कि वन फाइन डे आई बम्प्ड इनटू प्रोफेसर्स केबिन। उस दिन वो अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट कम टू द कैंपस कि उनके कुछ बैक पेन हुआ था। तो बट दैट डे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज सिटिंग ओवर देयर। वो अपेरेंटली ही यूज्ड टू टेक लेक्चर विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर अ मंथ एवरी ईयर। अच्छा। तो डॉक्टर कलाम ने मुझे देखा, मैं तो भाई बीटेक का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, शर्ट भी पसीने से लथपथ, मैं टी-शर्ट पहनी वहाँ पे प्रोफेसर के केबिन में चले गया था। तो डॉक्टर कलाम आस्क्ड मी भाई क्या नाम है, क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा सर मेरे कॉलेज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन आती है, एंड आई वांट, सो दीज आर D0 कंपनीज एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब ओवर देयर। तो ये मेरा सपना है कि मुझे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है। तो उन्होंने मुझको 3-4 घंटे अच्छी तरीके से धोया, बहुत समझाया कि यू शुड बी गिविंग बैक समथिंग टू द सोसाइटी रादर देन थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। देश इतना पैसा, करोड़ रुपए तुम्हें इन्वेस्ट कर रही है, एंड तुम्हें बस मास अपना ये है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर लो। तो यू शुड हैव बिगर एम्बिशन। अपेरेंटली क्योंकि डॉक्टर कलाम भी शायद उस दिन थोड़े कंपेरेटिवली फ्री थे, बिकॉज उनका जो लेक्चर शेड्यूल थे विद डॉक्टर अनिल गुप्ता, तो वो कैंसिल हो गए थे बिकॉज डॉक्टर गुप्ता वाज नॉट अवेलेबल। तो 3-6 घंटे में अच्छा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन में क्या हुआ, मुझको डांट पड़ी, उन्होंने डांटते गए। तो दैट वाज द सेकंड टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। तो आई रियलाइज्ड कि यार कुछ तो देश के लिए करना है,
and I should have a bigger motive in my life कि rather than working only for myself कि यार कंपनी बना लो, अपना बिजनेस कर लो, अपना खुद कर लो, give it for the bigger cause. तो after that I went to when I went back to my college, I created my first startup which was into web solutions. Back in 2010, creating a web solution company was a big thing. कि उस समय वेबसाइट लोगों के लिए बनाना या ऐप बनाना, दैट वाज इन ट्रेंड. उसमें लोग अच्छे खासे पैसे भी बना रहे थे. तो मैंने वो कंपनी बनाई. तो बाय द टाइम आई वाज इन फाइनल ईयर, आई हैड अराउंड 5 or 6 एम्प्लॉइज इन द मेन बिल्डिंग ऑफ माई कॉलेज. तो अच्छा चल रहा था. इनफैक्ट मैं कॉलेज के अपने असाइनमेंट भी खुद नहीं करता था, होमवर्क भी नहीं करता था, अपने एम्प्लॉय से करवाता था. मस्त ऐशो आराम की जिंदगी कट रही थी. आई यूज्ड टू अराउंड 4 to 5 lakh rupees a month in my college days, which was a big amount as a student. बिल्कुल. तो वहाँ ऐसी है भाई, कोई होमवर्क भी नहीं करना, सिर्फ एग्जाम लिखने जाना है. तो एग्जाम में भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो इतना कुछ बाहर वो टेंशन नहीं है. आपको IIT से फेल होने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट. पास तो आपको ही आता है. तो आराम से जिंदगी चल रही थी. तो when I was in final year, so at that time probably I had a early success in my career. तो I don't care, वो डॉक्टर कलाम के वो शब्द में कान में हमेशा गूंजते रहते थे, यार give back to the society, do something for the nation. तो उसमें वो फील नहीं आई थी. आप वो B2B सॉल्यूशन पे आप और लोगों के लिए वेबसाइट ऐप बना रहे थे, बट वो बात नहीं थी. तो वी सेड कि ठीक है, let me start another company which is into career counseling. Let me help the students to find the right career choice. तो मैं लखनऊ आया, यहाँ पे KGMU के ex-HOD से बात की, डॉक्टर कृष्ण दत्त. That time he was serving as HOD of psychology department, clinical psychology. Now he is retired. तो he helped me in creating a career counseling test and all that. तो मैंने वो बनाया, उसको पूरा सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया साइड नॉलेज को. It took me around 6 months. And I ran that company for 2 years. And whatever money I earned in the first venture, I had put that money, took a loan of around 20 to 25 lakh rupees from the bank, and that company was flopped big time. Probably the market was not ready for career counseling assessment at that point of time. The costing was not meeting the. कौन सा साल था ये? ये 2014. हाँ, उस समय कैरियर काउंसलिंग जैसी चीजें उसमें कुछ नहीं हुआ. बिल्कुल. हाँ, मतलब एक थॉट प्रोसेस तो यही तो है कि नया सोच आप क्या लाते हो. तो करेक्ट है. हाँ. तो फिर मैंने कहा कि चलो वो तो कुछ सेटअप नहीं हो पा रहा, कर्जे में डूब गए हो, आगे कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, फंडिंग भी रेज नहीं कर पाया उस स्टार्टअप के लिए. तो ऐसा कि चलो अब कर्जे उतारना है, लेट मी डू सम जॉब. तो मैंने फिर ओरेकल ज्वाइन कर लिया. अब वो स्टार्टअप का जो कीड़ा होता है ना, अब वो हार्ड वर्किंग वाला कि आ जाता है कि अब कॉलेज डेज से आप दिन में 16 घंटे काम कर रहे हो. अब वो जब जॉब में आते हो 8-9 घंटे का काम होता है, पूरा कल्चर बदल जाता है, वो मजा नहीं आता. तो आप क्या मतलब यू स्टार्ट स्विचिंग जॉब्स वेरी फास्ट, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप अगले साल तक तो पूरी दुनिया बदलने वाली है. उतने फास्ट जॉब में मिलता नहीं है. तो भाई मैंने पहले ओरेकल में काम किया, देन आई गॉट गुड प्रमोशंस ओवर देयर. फिर मैंने वहाँ से मॉर्गन स्टैनली में शिफ्ट किया. देन I started working with DE Show. So in DE Show, I had probably one of the highest package at that point of time in 2017. So I said कि यार that's a maxima. उस समय तो आज के these days people are getting crazy salary, but back in 2017, probably DE Show was the highest player in the market. So I said कि ठीक है यार, चलो अच्छे सब चल रहा था. Then one fine day I happened to visit my school in Farrukhabad. अच्छा. And over there my juniors grabbed me, asked him here what's the right school, what's the right coaching center, and how to increase their chances of getting a government job and all of that. So I realized here इंडिया में कम से कम 22 लाख तो स्कूल्स हैं, 1 करोड़ के ऊपर टीचर्स हैं, करीब 26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं. There are more than 10 lakh different titles available in the market, book titles, but there is a huge gap. And there's a digital divide that's created. उस समय जियो का revolution भी आया था कि भाई इंटरनेट was easily accessible to everyone. तो जियो ने वो आके फ्री इंटरनेट देना स्टार्ट कर दिया. Correct. So I found that there is a huge digital divide. So I don't think that's a calling. That's probably a place where there is a huge gap and I can add value. So I left my job at DE Show and started Edigola. तो जब मैं Edigola स्टार्ट किया तो I started from Farrukhabad. ये कौन सा साल था जब आपने 2017 में स्टार्ट हुआ कि लाइक मतलब लोगों को कहाँ कोचिंग कर सकते हैं करके. राइट. हाँ. तो जब मैंने DE Show में जब मैं फरुखाबाद आया तो मैंने अपने ड्राइंग रूम को कन्वर्ट कर दिया अपने ऑफिस में. तो आई गॉट अ फ्यू पीपल फ्रॉम द लोकल सिटी
टू वर्क विद मी, कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स इन सबको हायर किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर बाय द स्टार्टिंग ऑफ 2018 आई वाज लेफ्ट विद नो मनी। जो भी मैंने सेविंग की थी, पहले तो कर्जा उतारा सारा सैलरी से, फिर जो भी सेविंग थी वो नई स्टार्टअप में लगा दी, एंड आई वाज लेफ्ट विद नो मनी इन द कंपनी। देन उसके बाद जब वो सेविंग भी लगा दी, देन आई रियलाइज्ड कि यार फिर मैंने बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर दिया फिर से, एंड आई वाज सिटिंग एट अराउंड 17 लाख रुपीस ऑफ लोन विद मी अगेन। पहला वाला हटाने के बाद, पुराना वाला हटाने के बाद फिर से लोन आ गया, एंड आई वाज नॉट गेटिंग फर्दर लोन फ्रॉम एनी बैंक। तो मैं कहा यार तो पूरा टाइम स्टार्ट हो गया फिर से सेम टाइम। तो मैं करीब 8 महीने से इन्वेस्टर को चेज कर रहा था कि भाई कि कोई एंजल इन्वेस्टर तो मेरी कंपनी में पैसे डाल दे, एंड इट वाज अ टफ टाइम फॉर मी। तो मैं दिल्ली गया। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं 4 दिन से दिल्ली में था, एंड माय दीदी यूज्ड टू स्टे ओवर देयर। सो मैं क्या करता था, वहाँ पे आईएसपीडी टर्मिनल है, तो मेरे शहर से वहाँ पे सुबह 3:30 बजे बस पहुँचती है, रात में चलती थी 8-9 बजे, और सुबह 3:30 बजे पहुँचती थी। उससे मेट्रो मेरे ख्याल से उसमें 5 भी खुलती थी। तो मैं वहाँ पे बस स्टॉप पे आता था, फिर मैं 1.5 घंटे वेट करता था, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ के हुडा सिटी सेंटर जाता था, फिर वहाँ से एक लोकल बस पकड़ के आई यूज्ड टू रीच माय दीदीज प्लेस एट अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वो 6.5 घंटे सुबह से मैं उनके पास पहुँचने लगते थे, एंड उस समय I was not able to afford auto and all of that because I didn't have that much money. तो I said कि यार ठीक है। actually remember कि वो 4th day हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे employees were calling me कि सैलरी दे दो, and I met an investor around 5 o'clock. मैं स्टडी पर्सन से लथपथ उस दिन की 4 दिन से दिल्ली में हूँ, एंड हताश हो चुका था पूरा कि क्या करूँ अब लाइफ में। तो that person has told me कि यार मुझे 10 लाख रुपए का चेक काट देगा। अच्छा। एंड that was like the blessing in disguise कि अब रोड किया, चलो 10 लाख रुपए मैं अपना थोड़ा सा EMI भी चुका दूंगा, एम्प्लॉय सैलरी दूंगा, लखनऊ में जाके किराए पे घर ले लूंगा, उसके बाद एम्प्लॉय को रख लूंगा। तो मैं सारे सपने देख लिए, एंड मैं आई स्टिल रिमेंबर कि जैसे उसका चेक मिला मुझको, वो तो ना बिल्ली के गले में घंटा कौन बांध देगा। नो वन वाज पुटिंग मनी ऑन मी बिकॉज नो वन एल्स डिड। सबसे पहले कौन डालेगा, कोई एक तो डाले तो पीछे नंबर शुरू हो। तो उस समय मुझको फिर एकदम से 50 लाख की 4 लोगों से इंटरेस्ट आ गया कि मैं 50 लाख डालना चाहता हूँ। बट दैट टाइम आई सेड कि मैं बहुत कम वैल्यूएशन में पैसे उठा रहा हूँ, तो आई सेड नो टू सम ऑफ दैट मनी। सो मैं 37.5 लाख की रेज की है, 12.5 लाख मैंने मना कर दिया, उनका बाद में रेज करेंगे, अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी ग्रो करते हैं। तो मैं उसके बाद मैं पैसे लेके लखनऊ आ गया। तो मैंने एक घर से स्टार्ट किया, 3 BHK रूम लिया। मुझे बैंगलोर की आदत थी, भाई आप नेकर में घूम रहे हो ऑफिस के अंदर, लखनऊ आए तो आई सो ह्यूज कल्चरल शिफ्ट कि व्हेन इफ यू आर अ फाउंडर, इफ यू आर CEO, यू हैव टू बी इन फॉर्मल्स। फॉर एग्जांपल आप वो नेकर में अपने ऑफिस में नहीं घूम सकते। बिल्कुल। तो या मुझे 4-5 महीने तो इसमें समझने में लग गए। तो आई रियलाइज कि यार तो मैंने वहाँ से कंपनी स्टार्ट की। एक रूम में मैं रहता था, बैचलर था, और बाकी 2 रूम में कंपनी चलाता था। तो 2018 में आई बाय द एंड ऑफ 2018 थिंग्स स्टार्टेड गोइंग वेल कि भाई कहीं में 20-22 एम्प्लॉयज हो गए थे 1 साल के अंदर। तो देन आई टुक अनदर ऑफिस इन मुंशी पुलिया। फिर वहाँ पे एक स्पेस दी थी करीब 2000 स्क्वायर फीट की, करीब 50-55 लोग बैठने के लिए। सो आई स्टिल रिमेंबर मैंने पहले लास्ट में कि यार तुम इतनी बड़ी स्पेस ले क्यों रहे हो, यू शुड मतलब वी शुड टेक हाफ ऑफ दैट स्पेस, व्हाई यू पेइंग सो मच फॉर द अमाउंट, राइट। तो अभी इतने एम्प्लॉयज भी नहीं हो, तुम इतना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। ऐसे कि यार हो जाएगा, नो वन बिलीव्ड ऑन मी, एवरीवन वाज लाइक ये फालतू की पैसा फूक रहे हो। तो मैंने हो जाएगा, चल मारो। तो देन फॉर्चुनेटली 2020 वाज एक्चुअली द टाइम कि जब कोविड आ गया, उससे बस मेरी लाइफ में 3 बड़ी घटनाएं घटी। एक तो मेरी शादी हो गई, दूसरा बिकॉज ऑफ कोविड क्या हुआ कि मेरी वाइफ का बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर, तो उसका भी काम काफ़ी बढ़ गया। शी वाज वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो उसकी वजह से शी हैड टू ट्रैवल अ लॉट। तो वी हैड टू मतलब मूव फ्रॉम मतलब सो इन कोविड टाइम आई वेंट टू माय होम टाउन। अच्छा, तो हाँ, फिर मैं लखनऊ आ जा रहे थे। हाँ, फिर मैं लखनऊ आ गया उस टाइम में कोविड पे। एंड तीसरा माय बिजनेस स्टार्टेड स्केलिंग अप वेल, क्योंकि एकदम से ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड बढ़ गई। तो
फिर हम लोगों ने एक और फ्लोर लिया 2020 में, वो वाला फ्लोर फुल हो गया था। फिर 2021 में वी टुक द सेकंड फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग, 2022 में वी टुक द थर्ड फ्लोर। तो ऐसे में एक्सपेंशन होता गया। फिर 2023 में वी टुक 1 फ्लोर इन अनदर बिल्डिंग, वो पूरी बिल्डिंग हम लोगों ने एक्वायर कर ली थी। फिर 2024 में सर हम लोगों ने 3 फ्लोर उस पूरी बिल्डिंग में ले लिए, और पुरानी बिल्डिंग भी चल रही थी। तो दैट्स हाउ वी एक्सपेंडेड। नाउ वी आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड इंडिया, तो वी स्टार्टेड डिस्कसिंग विद मल्टीपल कंपनीज। अभी हम लोग की 400 रुपये स्ट्रेंथ हो गई है, 400 फुल टाइम। अभी 400 लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, यानी 0 से 400 एम्प्लॉय तक की कहानी है। बट एक चीज जो मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं कि एडू गोरिल्ला में प्रॉपर क्या चीज से शुरू हुआ था और अभी आप क्या कर रहे हैं? तो जब मैंने स्टार्टिंग की 2017 में, द आइडिया वाज कि एक पोर्टल ऐसा बनाओ जिसमें सब बच्चे आके अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सके और लोग आपस में उसका आंसर दें, मोर लाइक अ कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म। बट स्लोली आई रियलाइज्ड कि इंडिया में ना वो इंडियंस आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव इन पब्लिक फोरम, राइट कि वो इतना लिखते नहीं है कि जैसे आपको 2-2 पैराग्राफ का बड़ा बड़ा कमेंट लिखा, ऐसा नहीं चलता। वो सिर्फ बिलीव करते हैं कि वो एक लाइन में आंसर कर दिया बस। आप मैं जो बोलने वाला हूँ आप हंसोगे, और लिटरली मैं रोज हंसता हूँ। हमारा मोबाइल ऐप है, हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडर हो गए जो सेम डे खरीदेंगे बेचेंगे, इन्वेस्टर हो गए जो पोजीशन लेके बैठे हैं। तो वहां पर हमने कर रखा है कि आप अपने क्वेरी करो, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम हेल्प करेंगे। आप विश्वास मानो क्या लिखते हैं, HDFC बैंक। अब HDFC बैंक लिख देने से हम तो भगवान नहीं है, आपने ट्रेडर के व्यू से लिया, इन्वेस्टर के व्यू से लिया, क्या सोच के लिया, कुछ सवाल नहीं। तो ये जो आपने पॉइंट बोला मैं एकदम रिलेट कर पा रहा हूं कि भैया आप अपनी बात को एक्सप्रेसिव वे में तो बताओ। मैं एक ट्रेडर हूं, मैंने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने में लिया है, मेरा शेयर इतना आ चुका है, मेरा ये थॉट प्रोसेस था, अब आप इसमें गाइड करें। तो आप अगर स्टॉक मार्केट करोगे तो आप प्रॉपर समझ जाओगे कि बंदे का प्रोसेस क्या, अगले को अब हेल्प करें। तो यहाँ एकदम आप सही बोल रहे हो कि ये चीज मतलब आप उस समय की बता रहे हो और मैं आपको आज की बता रहा हूँ कि आज भी पब्लिक बिल्कुल वहीं पर खड़ी है। एग्जैक्टली। तो वो शायद जेनेटिक होता है, हम लोग उतने एक्सप्रेसिव नहीं, बट वी आर गुड इन मैथ्स, सो दैट्स व्हाट वी आर, राइट। तो अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने देन वी रियलाइज कि हमने 4-5 पिवट किए 2020 तक, एंड देन वी फाइनली केम डाउन टू एज अ SaaS कंपनी। सो हम लोग क्रिएटर्स और एजुकेटर्स को हेल्प करते हैं इन कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। तो हम लोग उनके नाम पे वाइट लेबल ऐप, सुपर ऐप और वेबसाइट बना के देंगे, बोथ एंड्रॉइड ऐप एंड आईफोन ऐप, प्लस उनके नाम से वेबसाइट देंगे, जिसके माध्यम से वो अपने आप जेनी के थ्रू कंटेंट बना सकते हैं, प्लस दे कैन डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आवर प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, जिसमें वो दे कैन कंडक्ट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट notes, so they can conduct test over there। तो जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट वाले हैं, जो कि मैं अपने फील्ड से रिलेट करूं, तो जैसे क्लास प्लस, रिगी एंड ऑल दैट, बहुत सारी कंपनियां फाइनेंस वालों के लिए कर रही है। तो आपने सिर्फ फाइनेंस को नहीं पकड़ा, एजुकेशन जो है वो भी और फाइनेंस सब कुछ पकड़ के आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो द आइडिया इज कि उनको 100% गाइड करना। सो फॉर एग्जाम्पल आप किसी, जैसे आपने और जिनका नाम लिया, उनके साथ क्या होता है कि लेट्स से इफ यू ऑनबोर्ड विद देम, आपको 1 से 2 महीने लग जाएंगे मिनिमम, कि जिसमें आप पहले अपना कंटेंट बनाओगे, फिर आप वो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब जब कंटेंट बनाने वाली जर्नी होती है, क्या होता है, नॉट ऑल द क्रिएटर्स हैव द नो हाउ अबाउट द डिलीवरी फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। तो क्या होता है कि 85% ऑफ देम लीव द जर्नी इन मिडवे। वो हताश हुए हैं बीच में कि यार इतना लंबा प्रोसेस है, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, इतने रिसोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि आजकल क्रिएटर भी अकेले नहीं होते, दे हैव अ होल टीम बिहाइंड देम। अब वो पूरा कंटेंट बनाएंगे, उसमें अच्छा खासा एक्सपेंस आने वाला है, मैनी ऑफ देम आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट एक्सपेंस, सो दे लीव इट। सो व्हाट वी डू इज कि वी से कि आप हमारे लिए सॉल्यूशन लेते हो, आपको अब वो पूरी जर्नी सिर्फ 30 मिनट में तय कर सकते हो। वी जस्ट हैव टू पुट योर रिक्वायरमेंट कि आपको क्या टारगेट ऑडियंस है और किस टॉपिक पे बनाना चाह रहे हो, and in return it will create the all videos for you in multiple playlist। वो आपके डाउनलोडेबल नोट्स बना देगा, आपके लिए टेस्ट सीरीज बना देगा, और आपके लिए क्विक नोट्स के फॉर्मेट में 200 वर्ड की प्रमोशनल बैनर, प्रमोशनल इमेजेस इसे बना के देगा। so it eases your journey substantially। तो इसमें आप लोग सामने वाले के जो अर्निंग करे उस पे एक सर्टेन परसेंटेज मंथ बेस में लेते होगे। हाँ जी, पर रेवेन्यू, मतलब पर वी स्प्लिट द रेवेन्यू। करेक्ट।
तो आज के डेट में अगर हम बात करें जिस तरीके से, चूंकि अगेन मेरे को एजुकेशन एंगल का नहीं पता, बट हमारे स्टॉक मार्केट का सेबी के रूल एंड लॉ आने के बाद से अगर हम बात करें तो कहीं नहीं क्लास प्लस या की जो भी करें, या जैसे एडटेक में आप आ जाओ थोड़ा सा, कहते हैं आपका बाइजू को ले लो या आपका फिजिक्स वाला ले लो, वेदांतु ले लो, तो सबका बिजनेस कहीं कहीं ना डाउन है, स्टार्टअप फंडिंग भी डाउन है। तो क्या है इस पे? देखिए, मैं आई विल गिव यू द आंसर इन अ वेरी ब्लंट एंड अ फंडामेंटल वे, राइट? आप यदि किसी इन्वेस्टर से पैसा उठाते हो तो आप उससे बदले वादा करते हो कि आप कंपनी को प्रॉफिटेबल करके आप उसको एग्जिट दोगे, रादर देन आप उसकी अपनी टोपी उठा के किसी और को लगाओगे, उसकी टोपी किसी और को लगाओगे, राइट? व्हाट हैपेंड विद इन द सडन 2020 से 2022 तक कि वहां पे सब लोगों ने पैसा तो रेज कर लिया, सो बट दे वर नॉट एबल टू बिल्ड अप कंक्रीट बिजनेस मॉडल। व्हेन आई से कंक्रीट बिजनेस मॉडल, व्हाट इट मींस इज आपको जो नेट मार्जिन आता है बिजनेस से, दैट शुड बी पॉजिटिव। यस, आप उसके वो पॉजिटिव ले आने के लिए डेफिनेटली यू कैन टेक अ फ्यू इयर्स। यू कैन से कि यार ठीक है, शुरू जब मैं अभी एक्सपेंशन फेज पे हूँ, मैं 1 या 2 साल या 3 साल लूंगा उसको उस मकाम में पहुंचाने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे द बिजनेस हैज टू बी सेल्फ सस्टेनेबल। The business should give dividend to its investors. If not dividend, it should be able to give good growth to the investors and with certain profit. या आप चाहे प्रॉफिट को चाहे डिविडेंड में निकालो या अगले साल के में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाऊं, राइट? अब क्या चैलेंज आ रहा है यहाँ पे कि इफ यू चेक आउट विद ऑल दीज कंपनीज दैट यू मेंशन्ड, देयर ग्रॉस मार्जिन वाज अराउंड -400 to -600%। मतलब 1 रुपए कमाने के लिए वो 4 से 6 रुपए खर्च कर रहे थे। 4 से 6 रुपए खर्च कर रहे थे। अब क्या किया कि वो 4 से 6 रुपए खर्च कर रहे थे, what they did was they cooked up their books कि भाई जो एक्सपेंस हो रहा था उसको उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया, मार्केटिंग एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया, कंटेंट एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया, एंड देन दे स्टार्टेड सेइंग कि भाई हम तो प्रॉफिटेबल है। बट व्हेन द लिटमस टेस्ट हैपेंड, जब देखा गया कि भाई आप बताओ चलो कैश कितना जनरेट कर रहे हो, ये सब चलो अब 1 साल घुमा लोगे, 2 साल घुमा लो, 3 साल घुमा लो, बट देन द इन्वेस्टर विल स्टार्ट सेइंग कि भाई अब तो सेल्स दिखाओ, अब तो प्रॉफिट दिखाओ। व्हेन दे स्टार्ट आस्किंग द फंडामेंटल क्वेश्चन, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाओ एंड सी कि हाउ यू आर जनरेटिंग रेवेन्यू, मनी, करेक्ट? तो वो नेगेटिव में था, वो सब्सटेंशियली नेगेटिव में था। ऐसा नहीं कि 100 रुपए कमाने के लिए 110 रुपए का खर्चा हो रहा है, 100 रुपए कमाने के लिए वो 400 रुपए का खर्चा कर रहे थे। सो दैट्स द डिफरेंस, एंड यही रीजन है कि पिछले 2 साल में 90% ऑफ स्टार्टअप्स वुड शट डाउन। हाँ, बिल्कुल बंद होते जा रहे हैं। हम लोगों ने 150 से 400 लोगों की टीम हो गई, क्योंकि वी आर द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, हम लोग प्रॉफिटेबल थे, अभी भी है। तो आपकी कंपनी आज के डेट में प्रॉफिटेबल, कैश फ्लो एस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग विद द P&L की भाई कैपिटलाइजेशन कर दिया, एडजस्टेड EBITDA, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट मार्जिन इज पॉजिटिव। ओके, कैश फ्लो पर्सपेक्टिव में वी आर पॉजिटिव, कैश फ्लो प्रोस्पेक्ट में भी आप पॉजिटिव है। कैश फ्लो मतलब एक्चुअली हम लोग कैश जनरेट कर रहे हैं, करेक्ट? हाँ, तो rather than कि just showing on the books, right? तो अब when the fundamentals are strong, when you are actually cash flow positive, there is a huge chance कि मतलब you have enough cushioning to grow। वहाँ पे यदि इन्वेस्टर का पैसा आता है तो क्या होता है कि you have a huge headroom to further expand। अब आपको मालूम क्या, ये तो जो मैंने बनाया है ये तो अब स्केलेबल है ही, अब चलो इसको अलग ज्योग्राफी में लेके आते हैं और एवेन्यूज खोलते हैं और इसके अलग सेगमेंट्स में लेके आते हैं, एंड लेट्स ग्रो। बेस आपका स्ट्रांग हो गया। आपको लगता है कि जो ये एडटेक कंपनियां हैं ये स्ट्रगल के फेज से गुजर रही हैं, ये एक फेज है हाँ, बहुत जिसमें सरवाइव करके कुछ एक कंपनी ही निकल पाएगी आगे? हाँ, फॉर श्योर, वेरी फ्यू कंपनीज आर गोइंग टू सस्टेन इन दिस मार्केट, बट जो सस्टेन करेगा वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा, एंड यहाँ पे विनर्स टेक इट ऑल वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि जो कंपनी सस्टेन कर रही है वो शायद बाकी सब कंपनीज खरीद के वहाँ पे कंसोलिडेशन होगा एंड वो ग्रो करेगी। बाइजू की जो कहानी हुई फेल की एंड ऑल, उस पे आपका क्या व्यू है? सो बाइजू हैड मेड मल्टीपल मिस्टेक्स। स्कैम भी है कुछ या कैसा क्या? ही मेड मल्टीपल मिस्टेक्स, आई विल नॉट टर्म इट एज अ स्कैम, बट ब्लंडर्स की। नंबर 1 कि आपका जो कोर बिजनेस मॉडल है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास प्लस के जब नंबर्स देखोगे, उनका जो कोर का बिजनेस था वो हाईली नेगेटिव था,
ये 2022 का नंबर देखोगे 160 करोड़ का एक्सपेंस था, 200 करोड़ का एक्सपेंस था और 24 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब 200 करोड़ का एक्सपेंस और 24 करोड़ का रेवेन्यू, विच मेक्स नो सेंस, राइट। अब देन दे व्हाट दे डिड वाज कि उसको कैमोफ्लेज करने के लिए उन लोगों ने टेक्स्ट बुक या और 4-5 कंपनी से एक्वायर किया और वहाँ पे बुक्स कुकड अप की। मतलब द मार्केट इज अवेयर ऑफ दैट। अब एट द एंड ऑफ द डे वो बिजनेस तो सस्टेनेबल नहीं बन पाया, जस्ट द वे इट हैपेंड विद बायजूस, कि उनका मेन जो बिजनेस मॉडल था उसमें तो ये था कि भाई बच्चों को आके बेच के आओ। अब वही कंटेंट जो वो बच्चों को बेच के आ रहे हैं, सिमिलर और बेटर कंटेंट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। अच्छा, तो बच्चा आपको क्यों जाके 50,000 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन खरीदेगा? सिंपल, यू हैव टू रियली यू हैव टू डू हार्ड सेल्स टू सेल दैट कंटेंट। अब माँ बाप की भावनाओं से खेल लो कि जैसे मेरी 10-11 महीने की बेटी है, अब मुझसे आगे बोलो कि आपकी मेरी बेटी जीनियस है और मैं उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कोर्स नहीं लिया है, तो अब मेरी इमोशंस को आप टच कर रहे हो। तो अब मुझे लगे यार ठीक है, पैसा किस लिए कमाया है, आई शुड गिव बैक टू माई, मतलब आई शुड हेल्प माई डॉटर, उसको जो बेस्ट हो सकता है मैं दूंगा। करेक्ट। तो यदि आप ऐसे इमोशंस को खेलोगे तो पेरेंट्स इजीली पैसा दे देंगे। करेक्ट, बट दैट्स नॉट द राइट वे। सच कितना है उसमें, आपको यदि आप गलत तरीके से बेचोगे तो आपको भांडा फूटेगा ही। अब वो कोर बिजनेस मॉडल वाज नॉट सस्टेनेबल। उन्होंने कहीं 12 या 15 एक्विजिशन की थी एक साल में, आई स्टिल रिमेंबर। तो मोस्ट ऑफ एक्विजिशंस उनके भी बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं थे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम दे एंडेड अप इन शटिंग डाउन। अच्छा, जैसे एक कंपनी उन्होंने एक्वायर किया ग्रेडअप। अब मैंने कहा इसकी टॉपिक उसके सर करते हुए वो फाउंडर्स तो अपने बेच के निकल गए। उन लोगों का तो सबका उनको पैसा मिल गया, उनका एग्जिट हो गया 100 बात के एक बाद। हाँ, उनका एग्जिट हो गया। सो वो फाउंडर्स तो हैप्पी है कि भाई उनको तो मालूम उनका सस्टेनेबल नहीं था। अब वो सब उन्होंने बायजूस को किस्से पे डाल दिया। तो बायजूस डिडंट हैव ओनली वन प्रॉब्लम टू सॉल्व, दे हैड मल्टीपल बिजनेस टू सॉल्व। तो वहां पे आके उनकी एक तो हालत खराब हुई। उन्हीं कुछ एक्विजिशन बहुत अच्छी थी जैसे आकाश, बट उनका यदि आप देखोगे कि इन बिगर प्लॉट ऑफ थिंग्स, एक एक्विजिशन भी आपकी अच्छी बाकी खराब है, आपका कोर बिजनेस मॉडल भी खराब है। आकाश भी तो बहुत लेट आया, जैसे स्टार्ट से जहां से थे, अगर मान लीजिए आकाश वो स्टार्ट होता तो शायद पिक्चर कुछ अलग होता। तब पिक्चर बिल्कुल अलग होती। अब क्या हुआ, उनको आकाश पे जब तब समय आया जब उन्होंने ऑलरेडी कई सारी जगह इन्वेस्टमेंट कर दी थी, वो इन्वेस्टमेंट डूब गई। राइट। तो अब वहां पे जाके वो जो इन्वेस्टर्स थे उनके, दे हैव सीन अ ह्यूज हिट इन देयर, मतलब most of them have had to write down the investment by use because of that. तो वो उनके यहाँ कुछ उसने गलत किया। एक जो सुनने में आता है कि जैसे स्टार्टअप के फाउंडर्स पैसा जब उठाते हैं एंजल इन्वेस्टर से, तो एक एग्जांपल के लिए अगर 10 लाख रुपया उठाया तो बहुत फर्जी बिलिंग टाइप होती है, खर्चे दिखाकर कि वो पैसे घर में रखे गए बट एक्चुअली कंपनी में बहुत कम पैसे डाले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टार्टअप करते हैं। क्या सच है, झूठ है, क्या है? देखिए क्या होता है ना, अब मार्केट में इफ यू गो यू विल फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। जो एक फाउंडर सीरियस होगा कि भाई उसको अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ से बढ़ा के 1000 करोड़ करनी है या 10,000 करोड़ करनी है, वो वहाँ पे 10-20 लाख के लिए वो चिंदीगिरी नहीं करेगा, वो चीटिंग नहीं करेगा। बट यदि उसका सपना ये है कि आपसे 10 या 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ले लो या 50 लाख, एक एंजल इन्वेस्टर का एवरेज टिकट साइज इंडिया में 10 से 20 लाख रुपए होता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 80% रेंज। अब उसने यदि बाई चांस एंजल इन्वेस्टर से 1 करोड़ पे उठाए 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे, तो आपका जो फाउंडर होगा उसके दो टाइप के फाउंडर हो सकते हैं। जो बोलेगा कि 1 करोड़ में चल मैं भाई 50 लाख रुपए लेके घर लेके आता हूँ, और उसका सपना वो फिर से 50 लाख ही है। एक दूसरा फाउंडर होगा जो 1 करोड़ से सोचेगा भाई मैं उसकी कंपनी का टर्नओवर में 5x कर दूंगा और 10 करोड़ की कंपनी 50 करोड़ की कंपनी में कन्वर्ट कर दूंगा। सोचने वाले कितने लोग हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ देम। वो जो स्मॉल लॉट है जो ये मार्केट गंदा करता है। लेकिन जब 20 से 22 के दौरान जब फंडिंग का बहुत ही धमाकेदार दौर चल रहा था, जब फंडिंग आ रही थी, तो उस समय जो जैसे हम लोग भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, लोगों से मिलना होता है, बातें होती हैं, तो वहाँ पर जो एक दौर था या चीज़ें, तो उस समय ये चीज़ें बहुत निकल के आ रही थी कि चूंकि पैसा बहुत ईजिली मिल रहा था और बहुत पैमाने पर इस तरीके से काम हो रहा था सीए के साथ मिलकर। यदि आपने जैसे ही वीसी से फंडिंग उठाई है, सेबी रजिस्टर्ड फंड से, मोस्ट ऑफ द टाइम
इन्वेस्टर्स आस्क कि भाई आप एक अच्छा, वो अपना ही ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कंपनी के अंदर। तो वंस यू हैव एन एक्सटर्नल ऑडिटर जो सीरियस हो, यदि आपने जैसे एंजल इन्वेस्टिंग रेज की है, तो उन एंजल्स के पास टाइम नहीं कि आपके पास एक कोई आपके फाइनेंसेस, आपके बुक्स खुद चेक करे या किसी ऑडिटर को साइन करे। पर जैसे कोई फंड आता है, दे असाइन एन ऑडिटर मतलब ऑन योर बुक्स। तो जैसे ऑडिटर आता है तब तक 99% ऑफ इट इज कंट्रोल्ड। अच्छा, अब जब आप खुद ही करो, जब देसी धंधा चला रहे हो, मतलब बनी वाला कि आप कैश में डीलिंग कर रहे हो, सो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है। तो दैट्स गुड कि वो कंपनीज अर्ली स्टेज में डाई डाउन हो आती है। तो जो सीरियस फाउंडर्स होंगे वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे, बिकॉज क्या होता है ना कि व्हेन अ फाउंडर बिल्ड्स अप द कंपनी, राइट, जो किसी के पास जाते हो आप फंड रेज करने के लिए, आप मोस्ट ऑफ द टाइम एंजल इन्वेस्टर्स डोंट इन्वेस्ट ऑन द कंपनी बट दे इन्वेस्ट ऑन द फाउंडर। हाँ, आप एक क्लोज नेट होता है, नेटवर्क ऑफ पीपल होता है जिनके साथ आप उठते बैठते हो, और यदि आप उनको ही धोखा दे दोगे, करेक्ट, तो आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? फिर आप फ्यूचर में जाके आपका बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप कोई स्टार्टअप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने अपने क्लोज नेटवर्क को ही धोखा दिया। देखिए हाँ, लेकिन अब यही है कि देखिए स्टार्टअप भी जो पहले जिस तेजी से खुल रहे थे वो कहीं ना कहीं रुके हैं। फंडिंग जिस तेजी से आ रही थी, फंडिंग रुकी है, राइट। तो कुछ तो गलत हुआ है, तभी तो ऐसा निकल के आ रहा है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक तो इस पर्सपेक्टिव में भी है, देयर आर मल्टीपल अदर रीजंस एज वेल। सो फॉर एग्जांपल यूएस में इंटरेस्ट रेट हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 2.5 years। तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो क्या होता है, many of the investors have started parking money in the stock market over there or in the crazy bonds, कि वो पैसा उन्होंने रिस्क कैपिटल के आगे उन्होंने कहा कि हम मेरे को सेफली, यदि मुझे 6-7% का रिटर्न मिल रहा है तो आई विल नॉट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स फॉर एग्जाम्पल। तो वो एक चेंज आया ट्रेंड में। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, आफ्टर द यूएस इलेक्शंस द रेट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन। आई बिलीव कि 3-4 महीने में फिर से रेट कट होगा। बिल्कुल। और यदि रेट कट होगा तो उससे आई एक्सपेक्ट कि दे विल अगेन बी एन इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल इन द स्टार्टअप्स। सो गोइंग फर्दर, जो पिछले 10-12 क्वार्टर से जो नंबर ऑफ डील्स जो कम हो रही थी, आपका जो टोटल मनी इन्फ्लक्स इन द स्टार्टअप्स हैज बीन डिक्रीजिंग, वो फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, तो यानी आप ये मानते हो कि आने वाले वक्त में हाँ जी, प्राइस फ्लो आएगा। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और योगी जी की सरकार है, तो कैसा क्या है स्टार्टअप का यहाँ पर? सरकारी प्रोत्साहन और करना आसान है? जो लोग सोचते हैं उनके लिए आसान है क्या है, या जो पेन इंडिया से भी है उनके लिए क्या थॉट प्रोसेस है, दोनों ही एंगल को? सो आई विल स्टार्ट विद यूपी में क्या हो रहा है। तो यूपी में इस समय गवर्नमेंट ने 62 इंक्यूबेशंस बनाए हैं। मोस्ट ऑफ दीज इंक्यूबेटर्स आर इन कॉलेजेस। तो कॉलेज के अंदर टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम, टू पुट द ब्लड ऑफ स्टार्टिंग अप अ स्टार्टअप, राइट। तो वो जनरेट करने सरकार ने काफ़ी कोशिश की है। गवर्नमेंट इज आल्सो सेंड पीपल फ्रॉम यूपी टू डिफरेंट कंट्रीज कि वहाँ जाओ और वहाँ से सीख के आओ। सो फॉर एग्जाम्पल दे सेंट मी की टू दुबई एक्सपो 2020, दे सेंट मी टू US लास्ट ईयर कि वहाँ पे बड़े इकोसिस्टम से मिलो, वहाँ पे देखो क्या क्या इन्वेस्टर्स हैं। आपको भेजा गया था? हाँ, मुझको भेजा गया था। तो ये खर्च कौन, सरकार अपने? सरकार ने पूरा उठाया था खर्चा कि जस्ट वहाँ पे जाओ, सीखो, समझो क्या चल रहा है, इकोसिस्टम से इंटरेक्ट करो, इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करो, फंडिंग लेके आओ, या देखो कैसे अपने स्टार्टअप को फर्दर ग्रो कर सकते हो। तो वी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये तो बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। Last month I was in Dubai for 10 days, and again DHT, Department of Science and Technology, they have sent me to Dubai कि भाई जो जाइटेक्स और नॉर्थ शाह हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टॉल भी लगाया था। तो ये सारे खर्चे सरकार की तरफ से थे? ओके, जाना आना रहना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सरकार इज क्वाइट सपोर्टिव इन दैट रिस्पेक्ट कि आप जाओ, सीखो, समझो क्या चल रहा है, और वो नॉलेज लेके वापस आओ। ओके, तो यानी मतलब सरकार जो मीडिया में आती है कि नहीं, मतलब सरकार चाहती है स्टार्टअप ग्रो करे, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी है। कोशिश कर रही है सरकार। प्लस गवर्नमेंट के कई सारे ग्रांट स्कीम्स भी हैं, जैसे प्रोटोटाइप ग्रांट, मार्केटिंग असिस्टेंस या सस्टेनेंस अलाउंस, जिसमें वो करीब आपकी पूरी स्टार्टअप जर्नी में करीब 15 लाख तक के आसपास तक आपको दे देती है कि अलग अलग फेजेस में। हालांकि सरकार का जॉब वो
इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, बट इट इज टू गिव यू एनर्जी, वो प्रोत्साहन देना है कि आपको वो स्टार्टअप बिल्डअप करने में हेल्प मिले। करेक्ट। तो एंड आई एम पर्सनली, मतलब आई एम पार्ट ऑफ द पैनल कमिटी दैट गिव्स यू द अप्रूवल कि भाई ठीक है, आपको इस स्टार्टअप को देनी चाहिए फंडिंग। ओके। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट इज आस्क्ड अस टू बी वेरी जनरस कि जो बंदा लग रहा है कि वाकई में कर सकता है, जो स्टेट में जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, जो स्टेट के लिए फंडिंग ला सकता है, ग्रोथ ला सकता है, उसको फंडिंग दे दो, ग्रांट दे दो। तो गवर्नमेंट मतलब आस्क्ड अस टू बी मोर जनरस ओवर देयर। तो हम लोग की तो काफ़ी कोशिश रहती है कि भाई सही स्टार्टअप को फंडिंग मिल सके। तो अब अगर कोई भी इंसान है, एग्जाम्पल के मैं ही हूँ, मेरे को कोई थॉट प्रोसेस आ रहा है कि मेरे को स्टार्टअप का है, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए अगर एकदम सिंपल स्मूथ वे में कहें? क्योंकि हमें आइडिया नहीं लगता पैसे कैसे उठाने। बहुत बार लगता है कि बिजनेस को थोड़ा सक्सेस करेंगे उसके बाद इन्वेस्टर के पास जाना होता है। बहुत बार लगता है आइडिया ही सिर्फ पिच करेंगे, अगर आइडिया पसंद आ जाएगा उस पर पैसे मिल जाएंगे। फिर लगता है जाएं कहाँ दोनों कंडीशन में, उस पर थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। देखिए इसमें इसका जो आंसर है, इट चेंजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यदि मुझसे कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, बोले यदि मुझसे 5 लोग क्वेश्चन पूछेंगे वाला, मैं 5 लोगों को 5 डिफरेंट आंसर दूंगा, बिकॉज इसमें ना काफ़ी पर्सपेक्टिव नेचर आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका नेटवर्क कैसा है, आपकी एज क्या है, क्योंकि सब लोगों के पास एक अलग नेटवर्क ऑफ पीपल अवेलेबल होते हैं, अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे होते हैं। एज ए जनरल रूल ऑफ थंब, यदि आप अपनी स्टार्टअप के लिए आप सोच रहे हो, मोस्टली तो यंगस्टर ही आते हैं जो ये कॉलेज थोड़ा सा एक बिलीफ ये गलत है। अच्छा। ये थोड़ा यूपी साइड में बिलीफ है कि यंगस्टर ही स्टार्ट करते हैं। यदि आप एक देखो सक्सेसफुल फाउंडर्स की एज, मोस्ट ऑफ देम हैव एज ग्रुप ऑफ 40 to 45। तो क्या होता है कि उस एक एज ग्रुप में 40 व्हेन यू आर 40 to 45, आपने वो सफिशिएंट नेटवर्क बिल्डअप कर लिया होता है कि नो द राइट पीपल इन द मार्केट। आपको पता होता है कि भाई कैसे स्टार्टअप करनी चाहिए, आपने वो यू हैव टेस्टेड द वाटर। सो आई बिलीव द राइट वे इज कि वो 22 साल में ना सोच के आपको जब भी सही लगे, जब भी यू फील यू आर प्रिपेयर्ड, यू शुड गो फॉर इट। करेक्ट। लेकिन जैसे हम लोग तो बहुत सारे कॉलेज में जाते हैं, बुलाया जाता है बहुत सारी जगह, तो जैसे सब यही जानना चाहते हैं कि हमारे दिमाग में आइडिया है, कोई कहता है हम एग्जीक्यूशन मॉडल में हैं, प्रॉफिट में आए नहीं है, बट चीजें सब कुछ स्मूथ चल रही है, कोई कहता है हम प्रॉफिट में भी बैठे। तो ये कहाँ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो सीधे फर्स्ट स्टेप इज कि आपने जो आइडिया लिया है, आप उसको जो आपके नेटवर्क में सबसे इंटेलेक्चुअली स्मार्ट जो लोग हैं, जब वो लगता है जिनको धंधे की अकल है, rather than जिनको बुकिश नॉलेज हो, rather जिनको धंधे की अकल हो, उनके पास आप जाओ एंड जस्ट बाउंस दैट आइडिया। ठीक है, यदि 10 में से 6-7 लोगों को भी वो आइडिया अच्छा लगा, देन यू शुड प्रोसीड फर्दर। हालांकि कोई भी ऐसा आइडिया नहीं जिसको जो शुरू में सब लोगों को अच्छा लग गया हो। There will always be critics for your ideas. Obviously, मैंने केसेस ये भी होता है कि 10 में से सिर्फ एक ही इंसान को पसंद आया, 9 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वो आइडिया सक्सेसफुल हो गया। हैपन मोस्ट ऑफ टाइम्स, राइट? तो भाई एक बार जब उनको बाउंस करते हो तो काफ़ी ऑपरेशनली काफ़ी हेल्प मिलती है कि भाई यहाँ से नहीं यहाँ से कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों में कि किस जगह से स्टार्ट करो, हर एक लोकेशन के अपने बेनिफिट्स हैं। कुछ सिटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग हब है, कुछ सिटीज़ में आईटी इंडस्ट्री अच्छी है, कुछ सिटीज़ में आपको चीप लेबर मिलेगी। तो हर एक सिटी में कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आपको एक वहाँ पे ये एक्सपोजर मिल जाता है। यू आल्सो गेट द एक्सपोजर कि भाई आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, क्या आपको प्रीमियम सेगमेंट में बेचना है या आपको मास मार्केट के लिए आपने बनाया हुआ प्रोडक्ट, उससे आपको एक्सपोजर मिलेगा। यू विल बी एबल टू वे द थिंग्स, राइट? एटलीस्ट आपको नॉलेज ज़्यादा मिलती है उसके अंदर। देन द नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि आपको इंक्यूबेटर के पास जाओ, गवर्नमेंट एशिया इंक्यूबेटर, पिक द वन that is in your city। तो ये कहाँ से गूगल से नाम निकल आते हैं या मतलब कॉलेज, जैसे भी आपने बोला हमारे यूपी में कॉलेज में यूपी की जो आपको मिलेगा वो स्टार्ट इन यूपी की वेबसाइट में जितने भी एशिया इंक्यूबेटर्स हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब आपके शहर में जो इंक्यूबेटर है उसकी आप लिस्ट से निकाल लो, उसमें आप अप्रोच कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। उनके पास आप जाओगे, अपना आइडिया बताओगे, दे विल टेल यू कि क्या चेंजेस करना है, या वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो वो तो एक बिगनिंग की स्टेज हो गई। इंक्यूबेशन इज लाइक आपको आइडिया से आप प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हो। तो उसके बाद यदि हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ओवर देयर इज PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि आपने जो भी सोचा है कि मार्केट में एक्चुअली
यूजेबल है या नहीं है, करेक्ट, वो मार्केट फिट कर रहा है नहीं कर रहा। अब क्या होता है ना, उसमें वो फेज सबसे क्रिटिकल होती है, उसमें वो फेज शायद आपकी 1 महीने में कंप्लीट हो जाए या आपको 5 साल में लग जाए। बट विदाउट पीएमएफ यू शुड नॉट गो टू द मास मार्केट टू स्टार्ट सेलिंग, राइट, टू एवरीवन। और उसमें जितने आपके assumptions होते हैं, ऑब्वियसली हर एक आइडिया में कई सारे assumptions आप लोग ही, वो सारे assumptions क्लियर होते हैं। यू एक्चुअली गेट टू नो कि क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, कितने में इंसान खरीद लेगा, किस मार्केट में बेचना है, काफ़ी क्लियरिटी आती है। इट्स लाइक अब्राहम लिंकन ने कहा था ना कि यदि मुझको 17 घंटे दोगे पेड़ काटने के लिए, मैं 16 घंटे से अपनी एक्स शार्प करूंगा और 1 घंटे में पेड़ काटूंगा। करेक्ट। तो वो 16 घंटे वो पीएमएफ में निकलते हैं। ओके। तो 16 घंटे की एफर्ट उसमें निकलती है, तो वो पीएमएफ कर लो, आप देख लो। उसमें मैं 2 मैट्रिक्स चेक करता हूँ। क्या आपको लगता है कि आपका नेट प्रमोटर्स को 80% के ऊपर है? आप ये चेक करो उस प्रोडक्ट से, प्रोटोटाइप से, कि यदि आपका नेट प्रमोटर्स को 80% के ऊपर है, इट मीन्स द प्रोडक्ट कैन गो वायरल। नेट प्रोडक्ट प्रमोटर्स का क्या मीनिंग आया? नेट प्रमोटर्स का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, व्हाट इज द रेटिंग यू विल गिव इन द प्रोडक्ट, कि आप उसमें क्या टू गिव इट टू योर फ्रेंड। मैंने आपसे कहा कि भाई ये मुकुल आप ये प्रोडक्ट यूज करो, क्या चांसेस है कि आप वो प्रोडक्ट अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करोगे? अच्छा, फ्रेंड को रेकमेंड करना, क्योंकि मुझे पसंद आएगा तभी मैं रेकमेंड करूंगा। तो वो क्या चांसेस है? वो इसमें 1 to 10 की ग्रेड में उसको स्कोरिंग की आती है। तो वो स्कोरिंग का से आप निकालते हो कितना एनपीएस स्कोर है, कितने परसेंट। यदि आपने स्कोरिंग निकाल ली वो 80% के ऊपर है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट वायरल हो सकता है। करेक्ट। यदि आपने नॉन वायरल प्रोडक्ट को लेके गए, क्या होता है कि सूनर और लेटर यू विल रियलाइज कि आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो काफी हाई चले जाएगा। जैसे अभी एक्टेक कंपनीज में हुआ इंडिया में, उनका एनपीएस स्कोर वाज वेरी लो। जैसे बायजूस ने बहुत हाई प्राइसिंग पे लोगों को सेम प्रोडक्ट दिया जो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, तो वो प्राइसिंग भी बहुत हाई चली जाएगी। ये प्राइसिंग हाई जा रही है कस्टमर एक्विजिशन की, तो यू विल स्टार्ट टेकिंग द फॉल्स रिस्क। अपने इन्वेस्टर्स पैसा उठा रखा है, तो आप पहले वो फंडामेंटल्स अपने क्लियर कर लो। यदि वो हो जाता है देन यू शुड गो एंड हिट द मार्केट। अब वो पीएमएफ लाने के लिए यदि आपके पास अपने पास खुद के फंड्स हैं, यूज दैट। यदि वो नहीं है तो इट डिपेंड्स ऑन किस सेक्टर में आप हो। यदि डिफेंस में हो तो आपका शायद पैसा नहीं होगा उतना, हो भी सकता है। तो आप किस सेगमेंट में हो, क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। इन द बिगनिंग ट्राई टू फंड इट योरसेल्फ, क्योंकि आप बहुत लो वैल्यूएशन में आपको इक्विटी देनी पड़ेगी जो आपको फ्यूचर में जाके जिसमें दिक्कत आएगी। तो आप वो शुरू में आप रेज कर लो, वहां से आप तो इनक्यूबेटर के पास जब जाते हो जो जैसे है, तो वहां से फंडिंग आप पिच करते हो, जानते हैं, समझते हैं, फिर वहां से कहीं ना कहीं रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो बाहर के फंडिंग होती है उसके रास्ते कहाँ से खुलते हैं? तो स्पेशली फॉर द स्टार्टअप्स इन उत्तर प्रदेश, दैट्स माय रिकमेंडेशन की ट्राई टू अप्रोच अ गुड इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है कि अभी भी सिंस उत्तर प्रदेश का इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, इट हैजंट मैच्योर्ड येट। तो क्या होता है ना, वो आपका एक्सपोजर मोस्ट स्टार्टअप्स को नहीं मिल पाता है शुरू में। दे आर नॉट एबल टू लर्न कि अब क्या नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए। तो उसके लिए द इजीएस्ट पाथवे इज कि आप किसी आई बैंकर के पास जाते हो, वो आपको वो फाइन ट्यून करने में हेल्प करेगा। ओके। तो ये इन्वेस्टमेंट जो बैंकर है ये कहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है? कई इंडिया में कई 1000 के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, राइट फ्रॉम द लिस्टेड बैंक्स टू प्राइवेट आईबीज, हर टाइप के इन्वेस्टमेंट का अवेलेबल है। आप यदि लिंक्डइन पे या गूगल आप सर्च भी करोगे, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ देम, थाउजेंड्स ऑफ देम। तो इजीली अवेलेबल है। द बेस्ट थिंग इज कि अप्रोच थ्रू योर नेटवर्क। तो आपको जैसे हम लोग के आईपीओ में तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की नीड होती है, बट ये तो बहुत हाई प्रोफाइल वाले होते हैं, तो इनकी फी भी बहुत हाई प्रोफाइल वाली होती है। तो कोई नया इंसान शुरू कर रहा है तो किस एंगल से जा पाएगा? तो इसमें देखिए हर लेवल के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। अच्छा। ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जो 50 लाख से 1 करोड़ की फंडिंग दिलवाते हैं। अच्छा। ऐसे भी होते हैं जो 50 बिलियन से 100 बिलियन की फंडिंग पे भी जाते हैं। तो मॉर्गन स्टैनली, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, दे डील इन बिलियंस। तो हर टाइप के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। तो आप किसके पास जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, किस नेटवर्क के थ्रू अप्रोच कर रहे हो, करेक्ट, इट्स अ फंक्शन ऑफ दैट। वो इन्वेस्टमेंट बैंक आके आपकी वो पिच को फाइन ट्यून करेगा, आपकी जो आप कम्युनिकेट करो इन्वेस्टर, आपकी जो स्टोरी लाइन है उसको फाइन ट्यून करेगा, एंड देन यू कैन अप्रोच द बिगर मार्केट। अभी द फर्स्ट स्टेप आफ्टर दैट, मतलब द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड डू इज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आप रेज कर रहे हो या अपने नेटवर्क के में जो एंजल इन्वेस्टर है, देन यू शुड अप्रोच द मेनी एंजल फंड्स जो कि
जिस पे कैसे एंजल इन्वेस्टर्स रजिस्टर होते हैं, तो दे हेल्प यू इन फैसिलिटेटिंग द होल ट्रांजेक्शन, देन दे आर सेबी रजिस्टर्ड फंड्स, तो दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके। और किसी को स्टार्टअप में पैसा लगाना हो, जो लोग करते हैं, तो कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में तो चीज़ें क्लियर रहती है कि ये इनके फंडामेंट्स देख लो, इस तरीके से देख लो, आपको चीज़ें समझ में आती है तो इन्वेस्ट करते हो, बट स्टार्टअप में कैसे कोई कर सकता है? देखिए, इट्स मल्टी सो द आंसर लाइज इन मल्टीपल डायमेंशंस। तो आप यदि स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो इट्स कंपैरेटिवली लोअर रिस्क एंड लोअर गेन, सो ऑब्वियसली आप जितना रिस्क लोगे उतना गेन मिलेगा। स्टार्टअप में 95% of the startups end up in shutting down within 5 years. अच्छा। So, but the startups who give you an exit, वो 1 या 2x में exit नहीं देगा. They will give you 10x, 20x, 100x sort of investment. तो आपने यदि let's say 10 startup में लगाया, शायद आपको 1 से रिटर्न मिले या 2 से रिटर्न मिले, पर वो जो रिटर्न होगा वो शायद बाकी जो 8 स्टार्टअप्स में आपका पैसा डूबा है उसको भी सरपास कर देगा, प्लस आपको प्रॉफिट भी ला के देगा। यानी स्टॉक मार्केट की तरह लोग जो 2 शेयर पकड़ते हैं वो ना पकड़े, कम से कम 15 से 20 स्टार्टअप में लगाएं, तभी डूबेगा तो कुछ एक मल्टी एक्स रिटर्न देगा। बट इसकी डिटेल कैसे, कहाँ से फाइंड आउट हो सकती है कि मान लीजिए हमने पढ़ा, ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट है कि हमें चलो करना है, तो अब हम इसकी R&D शुरू करते हैं, तो हम कंपनी को पूरा डिटेल में कहाँ से कैसे देख सकते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं तभी। नंबर 1 कि जब वेरी अर्ली स्टेज में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो उस समय जो आइडिया होता है वो फाइन ट्यून हो रहा होता है। फाउंडर भी जो आइडिया आपका पिच करने आएगा, शायद 2 साल बाद बिल्कुल अलग बिजनेस में कर रहा हो विद द सेम कंपनी, बट with the change in the prototype, with the change in the product, with the change in the market, know that. तो आप जनरली स्टार्टअप में ना इन्वेस्ट करके आप फाउंडर पे इन्वेस्ट कर रहे होते हो कि भाई मुझे ये मालूम है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, अगले 5 साल में कुछ ना कुछ तो बना के ले जाएगा, वो मुझे रिटर्न मिलेगा। तो जनरली इन द अर्ली स्टेजेस पीपल इन्वेस्ट ऑन द फाउंडर रादर इन द कंपनी, राइट? दैट्स द फर्स्ट रूल। सेकंड इज कि यदि आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं तो गवर्नमेंट के हर महीने या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हर महीने 3 से 4 इवेंट होते ही जाते हैं। अच्छा। मतलब इफ यू कंसीडर सिटी लाइक लखनऊ, महीने में 3 से 4 इवेंट्स होते रहते हैं स्टार्टअप से रिगार्डिंग। सो फॉर एग्जांपल यस्टरडे आई वाज इन एमईटी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे एक इवेंट था। तो महीने में 3-4 इवेंट आराम से हो जाते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, पिच करते हैं। लास्ट वीक टाई लखनऊ में इवेंट हुआ था, तो वहाँ पे कैसे स्टार्टअप्स आते हैं, पिच करते हैं। आप कोई आइडिया रखते हैं, फाउंडर अच्छा लगता है तो आप उससे उस पिच के सेशन के बाद आप बात कर सकते हो, यू कैन इन्वेस्ट। तो बट अगेन इट्स अ हाई रिस्क हाई गेन इन्वेस्टमेंट। यदि आप 15-20 से कम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शायद आपके चांसेस ज़्यादा हैं डूबने के। तो यू टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट ओवर हियर। ओके। हाँ, यानी मतलब अगर मैं जितना अभी तक आपसे समझ पाया हूँ, कोई नॉर्मल इंसान चाहे तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम ही है। इजी है। आप किसी भी इवेंट में जाओगे, you will actually meet a lot of startups over there and the alternate routes as well. लोग आजकल ऐसा होता है, लोगों के पास वक्त नहीं है, लोग कहते हैं यार कौन कैसे, हर इंसान अपने में बिजी। There are 2 more routes. Number 1 is कि there are many angel networks that facilitates the transaction. जैसे कि AngelList हो गया, Let's Venture हो गया, Succeed का हो गया, या टाई इंडिया हो गया, या टाई इंडिया एंजल्स, या इंडियन एंजल्स हो गया, पुणे एंजल्स हो गया, मुंबई एंजल्स हो गया। तो ये क्या करवाते हैं? फाउंड सर्कल हो गया। तो क्या होता है, आप उसमें आप रजिस्टर आते हो एंड वो स्टार्टअप्स को स्क्रूटनाइज करते हैं। वो ढूंढते हैं कौन से स्टार्टअप्स में मतलब 100 में से आपको पास क्यूरेटेड 2 या 4 स्टार्टअप्स लेके आएंगे एंड फिर उनकी पिच आपको करवा देंगे लाइन से। एक ही दिन में 4 पिच करवा देंगे। अच्छा। यदि आपको उसमें से वो कोई अच्छी लगी, देन यू कैन कमिट कि भाई मुझको इसमें इतना पैसा डालना है, and then all the paperwork and everything will be taken care by them. Okay. So that's an easier route. हाँ, ये रूट मुझे भी सही लग रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन इंसान कहाँ टाइम आज के डेट में। तो उसमें सेबी की कुछ रेगुलेशंस है कि आपको 25 लाख का कमिटमेट करना होता है पर स्टार्टअप, पर नहीं टोटल क्या अगले 5 साल में 25 लाख इन्वेस्ट करोगे तो आई थिंक यदि आप एंड यू हैव टू बी HNI टू इन्वेस्ट ओवर देयर। तो इफ यू आई थिंक यदि जो बंदा 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है ओवर द नेक्स्ट 5 years, he can register himself and
इसमें कोई ऐप टाइप की चीज अभी तक नहीं आई है क्या, कि जैसे स्टॉक मार्केट के लिए आप खरीदते बेचते हो, ऐसे स्टार्टअप के कोई हो जो ऐप लॉन्च किया हो ये कंपनी? देयर आर मल्टीपल एप्स, जैसे वी फाउंड सर्किल की WFC, उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। आपका एंजलिस्ट का है, लेट्स वेंचर का है। तो देयर आर मल्टीपल एप्स जिसमें आप यू कैन सी कि कौन कौन सी डील्स चल रही हैं, उसमें से आप ढूंढ के आप अपना लगा सकते हो, या आप उसमें इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। द फाउंडर या उसकी टीम ही विल कनेक्ट विद यू। ओके, तो वो इतना चैलेंजिंग नहीं है, मतलब देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स थ्रू व्हिच यू कैन इन्वेस्ट। इनफैक्ट वो 2020 के बाद ऐसे 200 प्लेटफॉर्म खुल गए इंडिया में, जिसके थ्रू द जर्नी बिकम्स वेरी 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 इजी। तो स्टार्टअप इंडस्ट्री की कोई ऐसी चीज बता सकते हो जो लोग अवेयर ना हो और उनको जान के लाइक एक लगे कि अरे हमें तो ये पता ही नहीं था, सरप्राइजिंग भी लगे और कुछ शॉकिंग भी लगे? I believe I will not tell you कि anything that's surprising or shocking, but one thing that everyone misses, right? कि जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसके फंडामेंटल्स उठा के देखो कि उसका एक्चुअली क्या P&L है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या बैलेंस शीट है। इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग दैट मोस्ट पीपल नो। वो ना जब स्टार्टअप पिच करने आता है तो उसे चकाचौंध में वो लोग वो फंडामेंटल चीज देखना भूल जाता है। क्योंकि हमारे पास भी कई सारे स्टार्टअप आते हैं करते हैं, अब उसमें बड़े बड़े नाम रहते हैं, तो लाइक पिच ऐसे किया जाता है, सर आपको देखने की जरूरत क्या है, ये देखिए इतने बड़े। Exactly. और मेरे को 20 साल हो गए करते हैं, मुझे पता है कि ये खाली नाम के लिए खड़े हैं। Exactly. कि वो इनका एग्जिट बहुत ज्यादा है ना। वो ऑब्वियसली कोई बंदा पिच करने आ रहा है तो वो बड़ा बड़ा सपना दिखाया, सब कुछ दिखाया, तो फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ये एक ऐसी चीज है जो सबको पता है पर इग्नोर बहुत लोग करते हैं। राइट, कि इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा या अपॉर्चुनिटी 10,000 करोड़ की है, पर यदि आप पूछोगे कि क्या रेवेन्यू है तो 1 करोड़ भी नहीं है। Correct. तो एंड वहां पहुंचने की जर्नी कैसी है, मतलब टिल टाइम यू आर फोकसिंग ऑन द फंडामेंटल्स। जैसे स्टॉक पे जब इंटरप्राइज ट्रेडर हो कि आपको है कि भाई 5-10 साल इन्वेस्ट करना है, तो यू विल फोकस ऑन द फंडामेंटल्स रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई क्या सपना दिखा रहे हो। द सेकंड थिंग इज इफ यू आर टॉकिंग एज एन एंजल इन्वेस्टर, यू शुड ओवर इन्वेस्ट टुवर्ड्स द फाउंडर। ये फाउंडर की एथिक्स कैसी है? नितिन कामत जी जो जीरोधा के हैं, हाँ जी, एक सक्सेसफुल, हाँ, नितिन कामत को ऑब्वियसली आई प्रेज हिम अ लॉट द वे ही हैज बिल्ट अप द स्टार्टअप। मतलब उनकी जो टेक टीम थी काफी छोटी सी 20-30 लोगों की टेक टीम थी उनकी, एंड ही इज वर्किंग द नेट मार्जिन ऑफ मोर देन 50%। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, वो हमेशा कहते थे घर नहीं खरीदना है, रेंट पे रहना है एंड ऑल दैट फाइनेंशियल एडवाइस, और सडनली उन्होंने खुद का घर लिया। ये न्यूज़ शायद आपने भी सुनी हो, तो क्या इस पे कुछ आपका कहना है? तो आई विल गिव यू द आंसर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। सो बेसिकली जब मैं लखनऊ आया, मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि यार रोहित अपना घर खरीद लो। एक होता है ना पेरेंट्स को कि ये अपना बेटा है तो किराए के घर पे क्यों रह रहा है, एटलीस्ट एक घर तो बना ले और आराम से रहे उसके अंदर, कम से किराए की टेंशन हो। तो द सेम थॉट प्रोसेस वाज गवर्न इन माय पेरेंट्स एज वेल कि भाई कि अपना घर होना चाहिए, जमीन ले लो, घर बनवा लो। बट लेटर आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली आप यदि कहीं भी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हो, दैट डिक्रीजेस योर मोबिलिटी। सो फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको लगता है कि यार टू ग्रो माई स्टार्टअप फर्दर, मुझे यहाँ से लखनऊ से बैंगलोर शिफ्ट करना है या मुझे लखनऊ से सिंगापुर शिफ्ट करना है, तो आप वो फिक्स एसेट की वजह से बाउंड हो जाते हो। आप वो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिस करना स्टार्ट कर देते हो। या ये आपने यदि सोचा कि भाई आप अपनी ऑफिस के लिए आपने अपनी खुद की ज़मीन खरीद ली, फिर आपने कहा कि यार जैसे एक बिजनेसमैन के अंदर एक थॉट प्रोसेस अक्सर होता है कि भाई अपनी ज़मीन खरीद लो, अपना एक ऑफिस बनाओ, और ऑफिस तो अपनी ज़मीन पे ही होना चाहिए कि भाई ये कम से आप सिक्योर तो रहो। अपने मारवाड़ी में तो ये सबसे ज्यादा होता है कि अपना घर हो, कोई मारवाड़ी से मिलोगे तो सबसे आपसे पूछे भाई ऑफिस तो अपनी जगह पे या किराए की बिल्डिंग पे है। तो बट क्या होता है ना, उससे आगे मोबिलिटी स्टक आती है। सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने 0 से 400 लोगों की टीम बिल्डअप की। अब क्या हुआ कि विद टाइम जो वो ऑफिस स्पेस थी, पहले मुझको लगा जब मैंने फर्स्ट फ्लोर में जो ऑफिस लिया कि भाई आई हैव अ ह्यूज एक्सपेंशन कैपेसिटी कि मैं 1 फ्लोर से 4 फ्लोर मेरे पास आ जाएंगे। तो उस समय जब मेरे पास 20 लोगों की टीम थी, मुझे 1 फ्लोर भी एक्स्ट्रा लगा था कि मुझे आज उसकी आधी स्पेस लेनी है। तब तो भाई 4 फ्लोर की एक्सपेंशन कैपेसिटी सोच के भाई काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा और क्या चाहिए होगा।
आज के समय में वो ऑफिस स्पेस काफ़ी छोटी लग रही है। अरे तो अब यदि मैं वो अपनी बिल्डिंग में लेता तो वहाँ से मोबिलिटी काफ़ी स्टक हुआ थी कि यार मुझे लगता है कि यार अब इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जा रहा हूँ तो पहले पुरानी बिल्डिंग को बेचना है, नई बिल्डिंग खरीदनी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहाना है, तो पूरा प्रोसेस 1-2 साल का है। तो अब वो 1-2 साल अब तो आपको वेस्ट हो गए लाइफ के। और वो क्यों वेस्ट हुए? क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ बिजनेस रीजन बट बिकॉज ऑफ योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि आपने वो कि ऑफिस अपने स्पेस पे होना चाहिए। ओके तो दैट्स व्हाई आई से कि यार रियल एस्टेट में यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग नॉट विद रिस्पेक्ट टू कि रिटर्न क्या मिल रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू कि आपकी ग्रोथ, आपकी मोबिलिटी स्टक हुआती है। तो अभी लोग जो इसी से रिलेटेड ही है कि दुबई भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या है कहानी दुबई शिफ्ट करने की? सो आई इंटरेक्टेड विद क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। आई विल जस्ट गिव यू देयर पर्सपेक्टिव कि उन्होंने क्यों सोचा कि दुबई शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब उन लोगों से बात होती है मेरी। तो सी आई जनरली अंडरस्टूड दैट दे गिव मी सम 5 डिफरेंट रीजंस। नंबर 1 इज टुवर्ड्स द हेल्थ दैट मैनी पीपल हैव मेंशन्ड कि जो एडल्ट्रेशन आजकल फूड खाने के अंदर या हवा में जो AQI इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस मैनी पीपल हैव सेड कि वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पे इनफैक्ट दुबई में दे हैव बिल्ट अप अ टेक्नोलॉजी कि जिससे जो एनवायरनमेंट में जो कार्बन होता है उसको वो एब्जॉर्ब करके वो ज़मीन के अंदर गाड़ दे रहे हैं, तो जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट आपका कम हो रहा है। तो नंबर 1। सेकेंड इज डेफिनेटली टैक्सेस। आप यदि एक कार खरीदते हो इंडिया में 20 लाख रुपए की, सेम कार इज अवेलेबल एट 12 लाख रुपीज इन दुबई बिकॉज ऑफ वो आप जो इंडिया में जो 20 लाख की कार खरीदते हो उसमें 8 लाख रुपए तो आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, चाहे रोड टैक्स हो, चाहे GST हो, बहुत कुछ तरह के टैक्स हैं, बिल्कुल। तो वो अब दुबई में वही कार आपको 12 लाख की मिल रही है। और आपकी एट एन एवरेज यदि आप लेट्स से यदि आप डॉक्टर हो, यू विल बी द एवरेज सैलरी ऑफ दैट डॉक्टर फ्रॉम इंडिया टू UAE इज अराउंड 4 to 5x। तो आप 4 से 5 गुना कमा रहे हो और आपके पास वो टैक्सेस जीरो है। टैक्सेस भी जीरो है, आप पर्सनल इनकम टैक्स कुछ नहीं दे रहे हो। तो दैट्स द सेकंड रीजन, टैक्सेस। एंड थर्ड इसकी दुबई इज मोर लाइक अनदर सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, इन टर्म्स ऑफ द पीपल ओवर देयर। क्विकली आ जा सकते हैं, सही बात। आप लखनऊ से 4 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है, आप जाओ वहाँ पे, जब भी आपको बिजनेस में वापस आना है आपने लखनऊ में आकर ऑफिस संभाल लिया। तो दैट्स द थर्ड रीजन व्हाई पीपल आर डूइंग इट। फोर्थ इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो आज के माने में जो इफ यू चेकआउट की विद द ऑल द रेगुलेशंस इन प्लेस, यदि आपको लेट्स से US से ट्रेड करना हो या इफ यू डील विद एनी ऑफ द एंटिटीज आउटसाइड इंडिया एंड इफ यू फ्रीक्वेंट ट्रेड, तो उसमें वहाँ पे रेगुलेशंस आर कंपैरेटिवली ईजियर टू डू। तो वो ट्रेडिंग बिजनेस इज कंपैरेटिवली ईजियर टू डू इन दुबई देन इन इंडिया। इंडिया में जब इंडियन एंटिटी से बिजनेस करें तो दैट्स ईजी। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई फाउंडर्स आर मेकिंग दैट कॉल। एंड फिफ्थ इज हायर क्वालिटी ऑफ लिविंग, मतलब रोड्स, द ट्रांसपोर्ट, द गवर्नमेंट फंक्शंस, दैट्स गुड। तो ट्रेंड तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आने वाले 5 सालों में आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि अभी 5 साल बाद ये ट्रेंड कम होगा। द रीजन इज कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रिंजेंट फॉर फॉरेनर्स, मतलब टू कम ओवर देयर। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज से 7-8 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में लोग काफ़ी माइग्रेट हुए थे। ओके। तो ऑस्ट्रेलिया में एक अपना इतिहास है। वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग आए हुए हैं वो अलग कंट्रीज से ऑस्ट्रेलिया में आके रहे हैं। इंडिजिनियस पीपल ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी कम है। तो दे हैव बीन क्वाइट ओपन फॉर पीपल टू कम ओवर देयर एंड लिव। तो क्या हुआ कि जब इन्फ्लक्स काफ़ी बढ़ गया, दे वांटेड टू मेंटेन सम सैनिटी एज वेल। दे वांटेड टू प्रिजर्व कि भाई मेरी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 100x ना हो जाए और सड़कों पर जाम लगे या रिसोर्सेज डिप्लीट ना हो। तो देन दे बिकम मोर एंड मोर स्ट्रिंजेंट विद दिस पर्टिकुलर पॉलिसीज। तो दुबई, फॉर एग्जाम्पल, if we compare UAE, what's happening over there is they started promoting people who got exceptional skills. So for example, if you are really good in your field, let's say जैसे आप एक क्रिएटर हो, यदि आपके पास 10 मिनट के पास फॉलोवर्स होते हैं तो then they will offer you a golden visa 10 मिलियन के ऊपर। 10 मिलियन के ऊपर। ओके। या यदि आप एक डॉक्टर हो, सुपर स्पेशलाइजेशन है आपके पास एंड दे फील कि उसकी नीड है,
then they are going to offer you a golden visa. So like this, if you are good in any field, they want super smart people to come in their country and grow their country. So they have, and I believe in the years to come they will become more and more picky. तो ये रिसोर्सेज तो एक देश एक्स नंबर ऑफ पीपल को ही संभाल सकते हैं अपने अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इंडिया में भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि चीजें कमी है, चीजें सही है, बट पब्लिक ही इतनी है कि वो चीजें सही तरीके से। गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट, कि काफी मेहनत कर रही है, बट वो अब वही रिसोर्स है आपके, जैसे दुबई की यूएई की पॉपुलेशन 96 लाख है, अब वही इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ है, वही शायद उससे ही बढ़ गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम ही लोग कहीं भी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो जो सारा खेल है डिमांड सप्लाई का है। एग्जैक्टली सारा खेल, और उसी से सारी चीजें तहस नहस भी कह लो हो जाती हैं, या दूसरी कंट्री में प्रॉपर से मेंटेन हो जाती हैं। और हम लोग आज ट्रेन में देख लो वही भीड़, प्लेन में देख लो वही भीड़, अब प्लेन भी ट्रेन बन चुका है, कहानी वाली कंडीशन आ चुकी है, हम लोग अपनी भाषा में तो यही बोलते हैं करके। तो आज की डेट में आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है? 400 करोड़। तो यानी 0 से 400 करोड़ की। अगर आपके लाइफ के अप एंड डाउन्स के बारे में तो कई चीजें जानी, बट कोई ऐसी चीज हो जो आप बताना चाहो जो उनके स्टार्टअप जर्नी में बहुत ही हिट दे सकती है, जो अगर बच के चले तो शायद सक्सेसफुल आ सकती है? देखिए मेरी जो जर्नी हुई है, आई स्टार्टेड फ्रॉम अ बैक बेंचर। मैं यदि 10th क्लास के बाद यदि फरुखाबाद में रहता तो शायद मेरे पास एक जेब में बंदूक होती और मैं आवारागर्दी कर रहा होता। तो उससे यहाँ तक पहुँचने के लिए एंड शायद आगे और भी काफ़ी लाइफ बची है, काफ़ी जर्नी तय करना बाकी है। तो व्हाट आई बिलीव इज वन थिंग दैट हैज हेल्प मी वाज बीइंग परसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल्स। आपका जो लक्ष्य है उसकी तरफ आपको लगता है मूव करते रहना पड़ेगा। आई वाज नॉट एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट, आई वाज नॉट एन एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर, आई वाज नॉट एन एक्सेप्शनल इन एनीथिंग, बट मैंने एक था कि वो जुझारू था मैं हर एक चीज़ के लिए, भाई यदि करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। करेक्ट। तो यदि वो चीज है ना तो आप शायद कोई भी गोल कर सकते हो। क्योंकि फरुखाबाद मैं खूब अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ और आप लोग भी सुन रहे होंगे। एक छोटे से गांव में क्या होता है कि आप लोगों को बहुत रहता है, हम भी छोटे से गांव से हैं, इंफ्रा नहीं मिला, चीजें नहीं मिली, बट आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है कि जहां पर इन्होंने क्या बोला कि बंदूक होती। आप इसी से समझो कि एक छोटे से गाँव से इंसान के अंदर अगर थॉट प्रोसेस हो, या देखो इनके अंदर स्कूल, इनको प्रिंसिपल ने बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया गया, तो हर लाइफ में सबको सब तरह का हिट मिलता है। इनको इनके तरह का हिट मिला, बट वो एक ट्रिमेंडस जर्नी बनी। तो हर इंसान कुछ कर सकता है, बशर्ते सोच होनी चाहिए, और उस हर इंसान के अंदर भगवान ने कुछ कला दी है, और इनके अंदर कला थी, कलाम जी से मिले, वो एक थॉट प्रोसेस भी भगवान की दया से इनके ऊपर बहुत आया। तो सेम चीज अगर आप सुनते हो, समझते हो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हो, और जो बताए गए स्टार्टअप के प्रोसेस है उनको फॉलो करते हो, तो आपको बहुत ही सक्सेस मिलेगा। तो थैंक यू सर, आप हमारे यहाँ आए और लोगों से बात की, अपनी जर्नी को शेयर किया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।